हेलो बच्चों। जैसे मैंने कल बोला था आपको, आज जो हम देखने वाले हैं वो 11 का चैप्टर देखने वाले हैं। और ये जो 11 का चैप्टर है, कल मैंने आपको बोला भी था कि हम कल केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो उसके ऊपर के जो पीवाईक्यूज है वो वहां पे लेने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपने केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा रिवाइज किया होगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अब ये जो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है, बेसिकली अगर डाइपोल मोमेंट हम किसके लिए लेते हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर होगा, अगेन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फ्रॉम द 2024, दैट्स अगेन फ्रॉम द अप्रैल अटेम्प्ट। और अगर ये लेते हैं तो इसमें यहाँ पे ये जो है डाइपोल मोमेंट हम पोलर और नॉन पोलर डिसाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो पोलर एंड नॉन पोलर है, क्या ये जो पोलर एंड नॉन पोलर है, जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब जिसमें म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, उसको हम नॉन पोलर बोलते हैं। वही अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू अगर 0 होगा तो उसको पोलर बोलते हैं हम। और इसमें बेसिकली डेल्टा ईएन जो होता है ये 0 होता है। डेल्टा ईएन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, दो एटम्स के बीच का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो वहां पे क्या होता है, नॉन जीरो होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो भी वहां पे डिफरेंस होगा। और अगर ऐसा है तो हम वहां पे कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला डिफरेंस है, ये बेसिकली हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कंसिडर करते हैं। लेकिन जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं तो डाइपोल मोमेंट जो है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जितने वेक्टर्स के लिए हम रूल्स अप्लाई करते हैं वो सभी के सभी रूल्स हम क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई करें। और अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो जैसे हमें पता है कि अगर सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स अगर होंगे, या सेम डायरेक्शन के अगर वेक्टर्स होंगे, तो वहां पे हम उसका जो रिजल्टिंग वेक्टर जो है, रिजल्टिंग वेक्टर क्या कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हमको दिए हैं, ऑल आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगेन हमने ये देखा है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल अगर होगा, क्या होगा, सिमेट्रिकल अगर होगा, तो आपको आंखें बंद करके उसको क्या बोलना है, नॉन पोलर बोलना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 अगर लेते हैं तो विच इज अ नॉन पोलर। PF5 अगर लेते हैं तो अगेन नॉन पोलर है क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब रहा सवाल NH3 एंड NF3 का, तो बेसिकली ये दोनों मॉलिक्यूल जो है बोथ आर वहां पे पोलैरिटी वो शो करते हैं। लेकिन हमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट अगर हम लेते हैं तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होता है, बेसिकली NH3 का होता है। क्या होता है, NH3 का होता है। मतलब एक्चुअली इसके अगर स्ट्रक्चर्स आप देखोगे तो नाइट्रोजन, उसके बाद ये 3 हाइड्रोजन्स होते हैं, एंड ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ओके, एक लोन पेयर होता है। वही अगर NF3 लेते हैं तो सेम है, नाइट्रोजन, बस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे एक लोन पेयर है। ओके, यहाँ पे होता क्या है, जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द नाइट्रोजन, तो इसी वजह से जो टोटल चार्ज है वो क्या कहाँ हो जाता है, ऊपर चला जाता है। वही अगर नाइट्रोजन फ्लोरीन में लेते हैं तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और अगर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है
तो वहां पे फ्लोरीन की तरफ चार्ज आएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे लोन पेयर एंड ये जो फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। क्या मतलब अगेन यहाँ पे जो डेंसिटी है वो डेंसिटी वहां पे नीचे जाने का कोशिश करता है, लेकिन लेकिन ये जो जाने वाला नीचे जाने वाला है ये पार्शियल जाता है। तो इसीलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है, मतलब NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। क्या होता है? NF3 से ज्यादा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट्स NH3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बाकी CH4 एंड PF5 अगर लेते हैं तो PF5 एंड CH4 ये दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। और आपको ये चीज याद रखना है, जब भी आपको पोलर और नॉन पोलर डिसाइड करना है तो आप किससे डिसाइड करोगे? उसके ज्योमेट्री से डिसाइड करोगे। क्या करोगे? उसके ज्योमेट्री से डिसाइड करोगे। ओके, मेरिटोरियस जालिंदर, कोई डाउट है? यस। ओके, उसके बाद में दिस अबाउट एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड सेकंड अगर हम लेते हैं, देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच सेंट्रल एटम इज अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखो, हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 1/2, क्या 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ओके, अभी यहाँ पे V जो है, ये V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। किसका? सेंट्रल एटम का। M जो होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम। C जो है, C इज द चार्ज ऑन द कैटायन। एंड जो A है, A इज द चार्ज ऑन एनायन। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, एक मैं आपको बताता हूँ, बस इसमें एक चीज आपको यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन फैमिली को काउंट नहीं करना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को यहाँ पे छोड़ देना है, बाकी आप साइड एटम में सभी एटम्स ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर सपोज मैं NO3 माइनस के लिए फाइंड आउट करता, तो दिस विल बिकम 1/2। नाइट्रोजन फैमिली है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5+। अब M का वैल्यू, भले ऑक्सीजन 3 है लेकिन M का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ओके, माइनस C। अब कैटायन है क्या? नहीं है। और अगर कैटायन नहीं है तो चार्ज क्या होगा वहां पे? 0 होगा। लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, तो वो अनायन का चार्ज इंडिकेट करता है। तो 1 मतलब 6 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और अगर 3 आता है, क्या आता है? 3 आता है, इसका मतलब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। क्या? sp2 होगा। मतलब H के, अगर सपोज H का वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। 3 है तो sp2 है। 4 है तो sp3 होता है। 5 है तो sp3d होता। क्या? sp3d होता। sp3d होता। वही 6 लेंगे तो sp3d2 होता है। एंड 7 लेंगे तो sp3d3 होता है। ओके, अब देखो BCl3 के लिए अगर हम लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है 3, इसका वैल्यू होता है 4, एंड अगेन इसका वैल्यू होता है 4।
ओके, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पे? बेसिकली दो ही मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, कोई डाउट? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। अभी यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अगर इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेसिकली जो एनर्जी ऑर्डर है, एक एनर्जी ऑर्डर हम लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए लेते हैं, या लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए लेते हैं। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं? दैट्स द पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई is less than sigma to p z is less than pi star to py या pi star to px is less than sigma star to pz या sigma star to pz which is again less than ओके तो ये हमारा सिर्फ वैलेंस और बैटल वाला है which is for the p ऑर्बिटल, और जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 होते हैं उनके लिए। वही अगर ग्रेटर देन 14 अगर होता है तो बस आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ के जो दो ऑर्बिटल्स है ओके उनको एक्सचेंज करना है, बाकी सेम एज इट इज रखना है। मतलब क्या करेंगे? सिग्मा टू पी जेड इज लेस देन पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई is less than pi star to p y equal to pi star to p x is less than sigma star to p z। तो ये बेसिकली ऑर्डर है, आपको ये याद रखना है। अब देखो ये सिर्फ p ऑर्बिटल के लिए है। जब अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स देखते हो आप, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वही O2 अगर लेते हैं, O2 -1 है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन के 16 -1 है, इसका मतलब +1 करना पड़ेगा, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। NO अगर लेते हो तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, क्या नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर लेते हो तो नाइट्रोजन के 7 क्या 7 + 8, या आप यहाँ पे 7 + 8 अगर लेते हैं तो 15 हो जाएगा। अगेन कार्बन नाइट्रोजन 6 + 7 13 और ये आ जाएगा 14। वही अगर O2 -2 लेते हैं तो 18 16 + 2 मतलब ये क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें फील करने हैं। क्या करने? फील करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक फील करके। क्या एक फील करके मतलब लेस देन और इक्वल टू 14 वाला बताता हूँ। तो देखो जैसे हमें पता है कि 1s 2s ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फील हो जाता है। ओके तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से इधर 2 जाएंगे, इधर 2 जाएंगे, क्या इधर 2 इधर 2। ओके अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे?
इधर जाएंगे। और अगर इधर जाते हैं, ओके, इसका मतलब अब देखो 2pz एक ही ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पियर्ड होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स पियर्ड है, ओके, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड या 1 अनपेयर्ड पूछा है, तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड 0 होंगे, क्या होंगे, अनपेयर्ड 0 होंगे। और अब दूसरा 18 वाला एक बताता हूँ मैं आपको। ओके, 18 वाला अगर लेते हैं तो अगेन 8 इलेक्ट्रॉन तो फील हो गए हैं, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो इधर 2 चले जाएंगे, इधर 2 जाएंगे, इधर 2 जाएंगे। अब कितने हो गए, 6 हो गए, बचे 4, तो इधर 2 हो जाएंगे और इधर 2 हो जाएंगे। ओके, क्यों, क्योंकि पी ऑर्बिटल का एक एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितने का है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन का है, देखो ये जो मैंने लिया है, ये बेसिकली Cn माइनस के लिए लिया है, और ये जो लिया है मैंने, वो किसके लिए लिया है, O2 माइनस 2 के लिए लिया है। क्या लिया है, O2 माइनस 2 के लिए लिया है। ओके, मतलब देखो 1 2 3 4 5, 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो अगेन 2p y एंड 2px का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो 2 है, इसका मतलब अगेन यहाँ पे अनपेयर्ड 0। ओके, अब देखो बेसिकली यहाँ पे ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या होते हैं, एक एक अनपेयर्ड होते हैं। या आप यहाँ पे ना थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हो, जहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे आप क्या बोल सकते हो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन वहां पे पॉसिबल होगा। लेकिन जहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन्स है, वो इवन इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पॉसिबल नहीं होता है। क्या पॉसिबल नहीं होता है, तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल मैं बताता हूँ, ये ऑर्डर याद रख लो। ओके, ये मतलब ये जो लेस देन एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 14 वाला है। ओके, इसी से आपका काम हो जाएगा, विच गिव्स अ मोस्ट एक्यूरेट आंसर। आपको मोस्ट एक्यूरेट या सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर अगर चाहिए तो यहाँ पे यही से मिलेगा। ओके, बाकी कभी कभार यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अगर कभी कभार अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो यही कॉन्सेप्ट हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, ऑड एंड इवन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए सिंपल बेटर है इस जो ऑर्डर्स है, ये 2 ऑर्डर जो है, ये आप मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, देखो यहाँ पे बेसिकली हम एक फॉर्मूला है हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड आउट करने का, या हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का। देखो H का वैल्यू अगर 2 होगा, ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है तो sp2 होता है, 4 होता है तो sp3 होता है, 5 होता है तो sp3d होता है, 6 होता है तो sp3d2 होता है, 7 होता है तो sp3d3 होता है। क्या होता है, D3 होता है। 8 गलती से हो गया शायद, या वो लिखते टाइम हो गया होगा। ओके, तो बेसिकली अब देखो ये जो है V मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M मतलब मोनोवैलेंट एटम अटैच टू, C मतलब चार्ज ऑन द कैटायन, एंड A मतलब चार्ज ऑन द आनायन। जैसे कि मैंने आपको इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए, या इसके लिए मैंने आपको फाइंड आउट, Excuse me, sir. यस, Sir, screen is stuck at one place. पार्डन, कैन यू रिपीट। Sir, screen is not. Sir, questions are forwarding, but screen is not visible. It is stuck at somewhere. ओके ओके, now it is okay. Yes, okay, तो Sir, देखो screen is not visible yet. can you rejoin any other students who are facing with this problem? Can you please rejoin?
तो देखो यहाँ पे मैंने आपको NO3 माइनस के लिए बोला था, तो NO3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज द, मतलब M की जगह ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली को हम काउंट नहीं करते, क्या काउंट नहीं करते। तो NO3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कैसे आए या कैसे फाइंड आउट करें, आपने स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो जैसे कि NO3 माइनस है, 1/2 5 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, इसका टोटल सम आता, ओके। तो NO3 माइनस अगर लेते हैं तो 1/2 5 5 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, ओके, तो आंसर आता है 3। वही अगर BCl3 लेते हैं तो BCl3 के लिए यहाँ पे V का वैल्यू जो है वो होता है 3, कितना होगा, 3 होगा, प्लस M का वैल्यू होगा, अगर BCl3 लेते हैं तो 1/2 3 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, मतलब ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके। वही अगर ClO2 माइनस लेते हैं तो ClO2 माइनस अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2, अब क्लोरीन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, कितने होते हैं, 7 होते हैं, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर है, ओके, अगेन ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, प्लस 0, ओके, -1 है, मतलब अगेन +1 करेंगे, तो अगर 7 प्लस 1 4 अगर आता है, मतलब 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा। अगेन ClO3 के लिए सेम यही ऑब्जर्व होगा, मतलब ClO2 माइनस एंड ClO3 के लिए, दोनों के लिए हम सेम ये इस्तेमाल करेंगे, क्या सेम हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ओके। अगेन ClO3 माइनस है, ये क्या है, माइनस है, और अगर माइनस है तो अगेन वो सेम ही वहां पे आए, ओके, मतलब ऑक्सीजन वहां पे चेंज होने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्या ऑक्सीजन चेंज होने से कुछ फायदा नहीं, क्लियर है। उसके बाद में जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यहाँ पे पहले मतलब लास्ट दो वाले तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए, जिसमें 0 0 अनपेयर्ड होते हैं। वही अगर NO लेते हैं, NO मतलब यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, विच इज ये वाला आ जाएगा, और ये वाला अगर आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दिस इज फॉर द 15। और अगर 17 लेते हैं तो इसी केस में क्या, इसी केस में क्या आ जाएंगे, वहां पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएंगे तो वहां पे O2 माइनस, मतलब यहाँ पे एक ही
अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, क्या एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसके बाद में देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्लिक आर। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, दैट्स hydrogen bonding exists when hydrogen is covalently bonded with the highly electronegative element. उसके बाद में जो सेकंड है, देखो ये सही है या गलत है, जीरो चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन है। हाँ अभी देखो, जब H हम फाइंड आउट करते हैं ना, विच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो अगर चार्ज जीरो होगा तो कैटायन और एनायन जीरो लेंगे बेटा, लेकिन अगर कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन्स कम होने वाले हैं। ओके, वही अगर एनायन लेते तो एनायन निगेटिव चार्ज होता है, तो जितना निगेटिव होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करें, क्या उतने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करें। क्लियर? एमटीएस स्कूल मोहाली, यस, रिप्लाई मी। उसके बाद में सेकंड बोला है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। तो एक्चुअली ऑर्थो नाइट्रो जो फिनॉल जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है उसका। एंड इसमें इस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे होता है, और ये जो है इसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन क्या बोला है, इंटरमोलिकुलर बोला है। उसके बाद में एचएफ, एचएफ अगर हम लेते हैं तो एचएफ में बॉन्डिंग इस तरीके से हो, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम इससे होता है। और अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम होता है तो उसका इंट्रामोलिकुलर, सॉरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। लेकिन वहां पे इंट्रा बोला है, तो अगेन विच इज रॉन्ग। उसके बाद में द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। तो ये जो है दैट्स अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके, वो अगेन फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, यस, ओके, कभी कभार क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी वहां पे मिलने का काम भी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है। जैसे कि अभी अभी हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को देखा, वहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है, या उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो एसिडिक नेचर है वो वहां पे कम हो जाता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओके, तो करेक्ट कौन सा है? दैट्स ए, डी एंड ई। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द नंबर ऑफ स्पेसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैव अ pyramidal ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम।
अभी देखो बेसिकली इसके लिए जो H का वैल्यू होता है, क्या इसके लिए जो H का वैल्यू होता है, H का वैल्यू जो होता है वो होता है 4, एंड 4 में एक लोन पेयर होता है प्लस 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। क्या एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर अगर होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे अगर हम SO4 का स्ट्रक्चर लेते हैं, या SO4 का स्ट्रक्चर लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हमें दो तरीके से H का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। एक जो हमने लास्ट टाइम देखा वो, और दूसरा जो है H इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मतलब जितने उसके पास लोन पेयर है या सिग्मा बॉन्ड है, उससे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें हमें जो चाहिए वो H इज इक्वल टू 4, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ओके, तो हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स वहां पे क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब देखो इसके स्ट्रक्चर्स अगर लेते हैं, क्या लेते हैं? S2O3। क्या S2O3 अगर लेते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, देखो S2O3 का। ओके, यहाँ पे सल्फर है, ओके, और 3 ऑक्सीजन, और ये माइनस, सॉरी एक और एक ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज हुआ है। ओके, उसके बाद अगर SO4 लेते हैं तो SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, O माइनस O माइनस। वही अगर SO3 लेते हैं, क्या लेते हैं? SO3 अगर लेते हैं तो सल्फर, ये O माइनस, ये O माइनस, एंड एक लो H2O7 अगर लेते हैं, ये O माइनस, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड O माइनस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O3। अभी देखो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, मतलब बस ये एक ही स्ट्रक्चर है। बाकी अगर यहाँ पे अगर आप इसका बॉन्ड पेयर अगर काउंट करोगे, लोन पेयर तो है ही नहीं, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर चाहिए अपने को, तो यहाँ पे 4 है। क्यों? एक सिग्मा और पाई में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा काउंट करते हैं, पाई नहीं काउंट करते, तो 2, 3 एंड 4, तो 4 हो गए। वही अगर ये लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, अगेन ये 4। ओके, मतलब ये 1, 2, 3 और ये एक लोन पेयर, मतलब 4 होगा। ओके, लेकिन 4 में क्या है? एक लोन पेयर है प्लस 3 बॉन्ड पेयर। वही अगर ये ले लेते हैं तो इस सल्फर के लिए बेसिकली 1, 2, 3, 4, 4 मतलब 4 ही है, विच इज ऑल आर बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है। उसके बाद में नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग, जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके, क्या जीरो डाइपोल मोमेंट वाले हमें मॉलिक्यूल्स पूछे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जितने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जितने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो सबसे पहले अगर हम BeCl2 लेते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है। अगेन BCl3 सिमेट्रिकल है। अगर NF3 लेते हैं तो अभी अभी हमने देखा नॉन जीरो होता है। वही अगर HCl4 लेते हैं विच इज अगेन सिमेट्रिकल, दैट्स फॉर जीरो। CCl4 अगर लेते हैं तो अगेन सिमेट्रिकल है तो जीरो होगा। H2 अगर लेते हैं तो अगेन H2 यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और मैंने आपको बोला है कि वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? पोलर सॉल्वेंट। अगेन H2 जैसे H2S भी बिहेव करता है, इसलिए नॉन जीरो।
HBr अगेन नॉन जीरो होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वहां पे। भाई अगर CO2 लेते तो जीरो, H2 लेते तो जीरो, HCl लेते तो नॉन जीरो हो जाए। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए यहाँ पे? 4 हो गए। क्या? 4 हो गए। ओके, मतलब जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है वो पूरे के पूरे वहां पे। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? तो वी हैव, नहीं बेटा, यहाँ पे स्ट्रक्चर लर्न करने की जरूरत नहीं है। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट पूछा है अपने को। हाँ यस, 5 है, सॉरी। NF3 मैंने काउंट नहीं किया था, 5 है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। ओके, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर निकालने आना चाहिए। अगर आपको वो आ गया तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ओके, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है वो आपको आना चाहिए। ओके, वो अगर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें आ जाएंगी। क्लियर? यस, इसका आंसर 5 है, देखो। दैट्स द 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अभी देखो यहाँ पे लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करें। जस्ट वी विल टेक अ एग्जांपल ऑफ H2। अब देखो H2O का अगर H निकालना है तो H इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2, 1/2 V। अब ऑक्सीजन के लिए V कितना होगा? अब ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट है, देखो। ओके, अगर सेंट्रल एलिमेंट है तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर वो साइड एटम है तो निग्लेक्ट करना है। तो ऑक्सीजन अगर लेते तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 6, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट होते हैं 2। क्या नंबर ऑफ मोनोवैलेंट होते हैं 2, तो ये आ जाएगा 4। मतलब H का वैल्यू आ गया 4। और अगर H का वैल्यू 4 आता है, क्या आता है? H का वैल्यू अगर 4 आ गया तो देखो यहाँ पे M का वैल्यू एंड H का वैल्यू ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों इक्वल होते तो मैं ये बोल देता कि वहां पे जीरो लोन पेयर है। ओके, लेकिन अगर वहां पे मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब वहां पे लोन पेयर है। एंड लोन पेयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोन पेयर इज इक्वल टू H-M। लेकिन और एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन है, कंसीडर ऑक्सीजन अल्सो। क्या? ऑक्सीजन भी यहाँ पे कंसिडर करना है। तो H का वैल्यू क्या है? 4, माइनस M का वैल्यू क्या है? 2 है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर 2 आ गए। अब देखो टोटल H का वैल्यू 4 था, लेकिन उसमें लोन पेयर 2 है। इसका मतलब इस 4 में 2 लोन पेयर होंगे प्लस 2 बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से हम लोन पेयर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने CH4 ले लिया। अब CH4 के लिए 1/2, V का वैल्यू क्या होगा? 4, प्लस M का वैल्यू भी 4 ही होगा। तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। एंड ये 4 और ये 4 दोनों मैच कर रहे हैं। और अगर दोनों मैच करते हैं, क्या करते हैं? दोनों मैच करते हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों अगर मैच कर रहे हैं इसका मतलब जीरो लोन पेयर।
क्लियर? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, in the Lewis dot structure NO2 minus the total number of valence electron around the nitrogen. Okay. अभी यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे जब भी हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं तो बेसिकली यहाँ पे पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस ऑक्सीजन के 1, ऑक्सीजन के 6, 2 ऑक्सीजन के 12 प्लस 1। ओके, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। और अगर 18 होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक बेसिक स्केलेटन बनाते हैं बाय गिविंग अ 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच। तो यहाँ पे टोटल 18 है, अब 4 चले गए, यहाँ पे लोन पेयर में टोटल 4 निकल जाते हैं, मतलब 4 और 4 8 और 12 बचे 6। और अगर जब साइड को हम लोन पेयर दे देते हैं तो वहां पे मल्टीपल बॉन्ड का भी एक ऑप्शन बचता है। तो अब बचे 4, क्या अब बचे कितने, 4। अगेन यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे एक दे देंगे, एक लोन पेयर दे देंगे, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या पूछा है, टोटल वैलेंस अराउंड इलेक्ट्रॉन अराउंड द नाइट्रोजन। तो देखो ये 4, ये 2 6, 6 और 2 8, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8। क्लियर, समझ में आया? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे अगेन आपको एच और लोन पेयर निकालना है। क्या, एच और लोन पेयर निकालना है। और अगर टी शेप आता है तो इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। ओके, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, और जो एच का वैल्यू होता है वो होता है 5। पिरामिडल में एक लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ओके, एंड इसका वैल्यू होता है 4। पेंटागोनल बाय पिरामिडल में अगर लेते हैं तो इसमें 0 लोन पेयर होते हैं, 0 एलपी प्लस 7 बॉन्ड पेयर, और इसका एच का वैल्यू होता है 7। एंड लीनियर अगर लेते हैं, लीनियर में यहाँ पे ICl3 है, ICl3 है, तो दैट्स 3 बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू अगेन 5 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है एच के है, एंड दीज आर द कॉम्बिनेशंस। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, पेयरिंग करना है। ओके, अगेन पहले एच फाइंड आउट करो, उसके बाद लोन पेयर फाइंड आउट करो, एंड लोन पेयर फाइंड आउट करके अगेन अगर सपोज IF7 है तो विच शोज अ पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ClF5 अगर लेते हैं और है क्या इसमें नीचे ऑप्शन, ये इसका 4th है देखो, उसके बाद इसका फर्स्ट है, एंड ICl3 का सेकंड होगा। फोर्थ ये 5, 7 और 5 12 18।
7 plus 5. शायद इसमें ऑप्शन में कुछ गलती है, देखो। ओके, देखो कैसे। 7 plus 5, ये आता है 20/6, 6 मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर। तो एक्चुअली स्क्वायर पिरामिडल चाहिए, मतलब ये सेकंड है। देखो इसका फोर्थ है लीनियर, इसका ICL3 का टी शेप फर्स्ट है। ओके, इसका थर्ड हो गया। एंड ये जो है वो स्क्वायर पिरामिडल है, सेकंड है। तो ये आप एक बार कैलकुलेट करके देख लो। ओके, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ओके, बाकी नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। Okay. बाकी इसके क्वेश्चंस मैंने अगेन अपलोड कर दिए हैं। ओके, आप थोड़ा कोशिश करो। ओके, जितने हो जाएंगे उतने प्रैक्टिस करो। ओके।